आज की कहानी शुरू होती है सुमेरपुर नाम के एक राज्य से। यहाँ राजा मान सिंह शासन किया करती थी। राजा मान सिंह सत्ता के नशे में चूर बड़े ही क्रूर और निर्दयी राजा थे। आए दिन वो जनता को छोटे छोटे अपराधों के लिए फांसी और उम्र कैद की सजा दे देती थी और भोली व मासूम जनता इसका विरोध भी नहीं कर पाती थी क्योंकि वो अंजाम से पूरी तरह वाकिफ थी। राजा जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भाई को मत मारिए। आप तो हमारे पालनहार हैं। अगर ये अनर्थ हुआ तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। हम पर दया कीजिए मालिक। दया की भीख, और वो भी मान सिंह से। ये तुमने सोच भी कैसे लिया लड़की? राजा मान सिंह हमेशा वही करता है जो उसको ठीक लगता है। सिपाहियों, जल्दी से जल्दी इस अपराधी को फांसी दे दी जाए। सरोज जाकर राजा मानसिंह के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती है और कहती है, लेकिन महाराज, मुझे नहीं लगता कि उनसे इतना बड़ा अपराध हुआ है जिसके लिए उसे मृत्युदंड दिया जाए। बड़ा अपराध नहीं किया हैं? अरे उसकी जरूरत कैसे हुई कि उसने राजमहल के कुएं से पानी भरकर ले जाने की हिम्मत की? महाराज, हम लोग सालों से पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे कुएं न जाने कब से सूखे पड़े हैं। हम पानी के लिए पूरे साल बारिश का इंतजार करते हैं। इस साल तो वो भी नहीं हुई। और तो और मेरी माँ भी बीमार थी और प्यास से तड़प रही थी। महाराज, बस इसीलिए मेरे भाई से ये भूल हुई महाराज। तो और तड़पने दो, अपनी माँ को और तड़पने दो। महाराज, आप तो भली भांति जानते हैं कि इस तरह एक छोटी सी गलती की वजह से आपने हमारे पिताजी को उम्र कैद की सजा दे दी थी और अब हमारा भाई। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हाँ सैनिकों, इस लड़की को सामने वाले पेड़ पर ले जाकर इसके दोनों हाथ पैर को पेड़ के साथ बांध दो। ये व्यर्थ में ही मेरा समय खराब कर रही है और इस लड़के को अतिशीघ्र फांसी दी जाए। ये मेरा आदेश है। और देखते ही देखते सरोज के भाई को सरेआम गांव वालों के सामने फांसी दे दी जाती है और उसके बाद गांव के सारे इकट्ठा हुए लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी सरोज का छोटा भाई जगत उसके पास आता है और कहता है, घर चलो दीदी। जो होना था सो हो गया। अब हमारे भैया इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ गांव वाले मिलकर सरोज को पेड़ से खोलने लगते हैं। तभी सैनिक उधर आते हैं और कहते हैं, अरे अरे अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों ने राजा जी का आदेश नहीं सुना था? उन्होंने खुद इस लड़की को पेड़ से बांधने को कहा था और उनका हुक्का पानी आज से 2 साल तक बंद है। अगर तुम लोगों में से कोई इसे पेड़ से खोलता हो तो तुम्हारा हाल भी उसके भाई जैसा कर देंगे, समझे? ये सुनकर गांव के निवासी सरोज को ऐसे ही बंधी हालत में छोड़कर चले जाते हैं और पेड़ पर अब बस जगत और सरोज ही रह गए थे। दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। कुछ देर बाद शाम को राजा मानसिंह टहलने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि सरोज अभी भी उस पेड़ से बंधी हुई थी। जगत उसके बाजू में बैठकर रो रहा था। तभी राजा मानसिंह कहते हैं, ऐ सुन लड़के, अपनी बहन को यहाँ से ले जा और हाँ, आज जो हुआ सब याद रखना, वरना किसी दिन तेरा और तेरी बहन का भी ऐसा ही हाल होगा। चल जा यहाँ से, चल जा यहाँ से, उठ। जगत कुछ नहीं कहता, बस आंखों में आंसू लिए गुस्से से राजा की ओर देखते हुए सब सुनता है और फिर अपनी बहन को पेड़ से खोलकर घर ले जाता है। दोनों लोग घर आते हैं
जहां उनकी बूढ़ी माँ चारपाई पर लेटे लेटे उनका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ सरोज, राजू नहीं आया? नहीं माँ, राजू नहीं आया। तो क्या मैं सोच रही हूँ वो। इधर राजा के हुक्का पानी बंद कर देने से पूरे गांव में कोई भी सरोज और जगत का साथ नहीं देता है और वो लोग भूख से बेहाल होने लगते हैं। तभी एक दिन जगत अपने एक पड़ोसी के यहाँ खाना मांगने जाता है तो देखता है कि वहाँ गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हुई थी और सब लोग रो रहे थे। क्या हुआ काका, इनके यहाँ सब रो क्यों रहे हैं? अरे बेटा, तुमको नहीं पता, इनके बेटे को मान सिंह के बेटे ने मार दिया है। क्या? लेकिन क्यों काका? उसने बस राजकुमार से इस बात का जवाब मांग लिया कि अकाल के समय में वो तो आराम से महल में रह रहे हैं और भोली भाली जनता भूखे मर रही है, तो इसी बात से गुस्सा होकर राजकुमार ने इस लड़के को मार दिया। ये सुनकर जगत अति क्रोध और आक्रोश से भर उठता है। मतलब अब राजा का पुत्र भैरव सिंह भी इस तरह के निर्दय काम करने लगा है। अब आज से इसकी उल्टी गिनती शुरू। जगत अपने घर जाता है और अपनी माँ और बहन के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेता है। क्या हुआ जग्या, तू कहाँ जा रहा है? मेरे भाई जो ऐसे आशीर्वाद लेने आया है। बस दीदी, अब ये राजा और राजकुमार का बहुत हुआ। अब मेरा ये जीवन मेरे लिए नहीं बल्कि इस राज्य के लोगों को समर्पित है। अगर जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे। बस अब मैं चलता हूँ दीदी, अब मैं चलता हूँ। सरोज और उसकी माँ जगत को बहुत रोकते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और इसके बाद थोड़े ही दिनों में गांव में भूचाल सा आ जाता है। हर तरफ बड़ी ही अफरा तफरी थी। हर दूसरे दिन राजमहल में चोरी होती और राजा के खजाने को गरीब जनता के बीच बांट दिया जाता, क्योंकि अब गांव का सीधा साधा लड़का जग्गा डाकू बन चुका था। जुग जुग जी बेटा, भगवान तेरा भला करे। अगर आज तू ना होता तो मैं भूखी मर जाती। मेरा एकलौता बेटा तो ये राजा खा गया। उसके जाने के बाद से मैं बेबस हो चुकी थी। लगता है भगवान ने अब तुझे ही मेरा बेटा बनाकर भेजा है। माई, आप ऐसा ही समझो कि आज से मैं ही आपका बेटा हूँ। चलो, सिपाही आए उससे पहले मैं यहाँ से चलता हूँ। राज्य में बढ़ती हुई चोरी के कारण राजा का बेटा भैरव सिंह अत्यधिक आक्रोश से भर जाता है। इधर अब गांव के युवा जग्गू के कार्यों से प्रभावित होकर उसके साथ हो रहे थे। आज पूरे राजमहल में एक भी सैनिक नहीं सोएगा। आज देखते हैं कि कैसे वो डाकू इस राजमहल में प्रवेश करता है। अरे जहां आज तक परिंदा भी पर नहीं मार पाया, वहां हर दूसरे दिन चोरी। अरे भैरव सिंह नाम है हमारा, भूल गया है वो शायद। यमराज भी हमारी सजा से कांपते हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा, सही कहा। पिताजी, भैया ऐसे बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ, पर क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ बताओ बहन, क्या प्रश्न है तुम्हारा? क्या इस राज्य के खजाने पर इस राज्य की जनता का कोई अधिकार नहीं है? हमारी जनता पिछले 2 साल से अकाल से पीड़ित है और भूखा मर रही है और हमने उनकी कोई मदद नहीं की। मेरा मन कहता है कि ये उसी का परिणाम है। राजकुमारी सुना ना, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे निर्णय पर सवाल उठाने की? राजकुमारी, अगर आज तुम मेरी बहन न होती तो अभी इस क्षण ही मैं तुम्हें कारागार में डलवा देता। जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ। राजकुमारी सुनैना रोते हुए अपने कक्ष की ओर चली जाती है। राजकुमारी सुनैना
राजा मानसिंह की पहली पत्नी से प्राप्त हुई एक मात्र पुत्री थी, जिनको जन्म देने के पश्चात ही रानी स्वर्गलोक सिधार गई थी। उसके बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली, जिससे उनको पुत्र भैरव सिंह की प्राप्ति हुई। माँ, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? अगर आप आज यहाँ होती तो मुझे जीवन की सही मायने सिखाती। लेकिन पिताजी और भाई की ये हालत देखकर मुझे कभी उन पर तरस आता है तो कभी क्रोध कि आखिर उनके अंदर मानवता क्यों नहीं है। वो इतने क्रूर और निर्दयी कैसे हो सकते हैं? तभी अचानक से बड़ी ही जोर से किसी के कक्ष में प्रवेश की आवाज सुनाई देती है। राजकुमारी डर के मारे अपने पलंग से उठ खड़ी होती है और पलटकर देखती है तो सामने डाकुओं का सरदार जग्गा अपने ढेर सारे लड़कों के साथ खड़ा था। आप लोग कौन हैं? आपने मुझे भली भांति पहचान लिया है राजकुमारी जी, फिर भी ये ढोंग किस लिए? आपको जो भी चाहिए आप ले जाइए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। आप बेफिक्र रहिए राजकुमारी जी, और भ्राताश्री की तरह नहीं हो। मैं कभी भी निहत्थे लोगों पर वार नहीं करता। मेरे जीवन का बस एक ही कर्म और एक ही धर्म है, वो है गरीबों की सेवा। और फिर जग्गा डाकू वहाँ से सारा धन लूटकर रानी को बिना हाथ लगाए राजमहल से भाग जाता है। जग्गा डाकू की बात सुनकर राजकुमारी बड़ी ही प्रसन्न होती है। अभी तक जग्गा डाकू को गलत समझने वाली सुनैना उससे अति प्रभावित हो जाती है और उसके प्रेम में पड़ जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं आखिर क्यों उसके बारे में इतना अति विचार कर रही हूँ? आखिर है तो वो एक डाकू ही ना? नहीं नहीं सुनैना, वो एक डाकू है तो क्या हुआ, लेकिन वो किसी की हत्या तो नहीं कर रहा। वो तो जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहा है, जो वास्तव में तुम्हारे पिताजी और भाई का दायित्व है। सही मायने में तो राजा बनने का असली अधिकार इसी को है। अभी ये सब विचारों में सुनैना उलझी हुई थी कि तभी उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। अरे इतनी रात गए, ये आवाज कैसी? कहीं आज फिर से जग्गा डाकू? ये सोचते हुए सुनैना के कदम तेजी से आवाज वाले कक्ष की ओर बढ़ने लगते हैं। ये भ्राताश्री के कक्ष से इतनी देर रात रोशनी, कहीं वास्तव में कुछ गड़बड़ तो नहीं? तभी सुनैना को बड़ी जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। हाँ, ये सही रहेगा सेनापति जी। बस अब जल्दी से जल्दी इस योजना को अंजाम देना है, और फिर मैं राजा और आप मंत्री। और हाँ, उस सौतेली बहन को तो मैं जीवन भर का कारावास दे दूंगा। सही कहा महाराज, सही कहा। अब मुझे अभी से आपको महाराज कहना शुरू कर देना चाहिए। ये सुनकर सुनैना अचंभित हो जाती है। क्या भ्राताश्री और सेनापति मिलकर पिताजी को गद्दी से? नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं जल्दी ही उस डाकू को ढूंढ निकालूंगी और उसे ये सारी बात बताऊंगी। अब राजकुमारी सुनैना भेष बदलकर जग्गा डाकू की खोज में जंगल जंगल भटकने लगती है। फिर एक दिन देर रात को घने जंगल में जग्गा डाकू को किसी के घुंघरू की आवाज आती है। सरदार, आपको कोई आवाज सुनाई दी क्या? हाँ, मुझे भी आ रही है। हमें यहाँ से भागना चाहिए क्या? अरे तुम डाकू होकर कैसी बातें करते हो? अरे हम क्यों भागेंगे? भला हम डट कर मुकाबला करेंगे। तभी सारे डाकू अपनी तलवार उठा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ कदम चलने पर ही उनका सामना राजकुमारी सुनैना से होता है। अरे राजकुमारी जी, आप इस वीरान जंगल में इतनी देर रात तक? हाँ जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद की जरूरत है आपको? लेकिन क्यों? मैं अपने भाई को अपने पिताजी की हत्या के विषय में षड्यंत्र करते हुए सुनकर आई हूँ। अगर मैं ये अपने पिताजी को बताऊंगी तो वो कदापि भरोसा नहीं करेंगे। आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि पिताजी की हत्या के बाद वो मुझे भी कारागार में डाल देगा। जग्गा डाकू ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। हाँ? क्या?
ये सब आप क्या कह रही हैं? वैसे तो मुझे आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे आपकी आंखों में एक सच्चाई दिखती है जो मैंने आपसे पहली मुलाकात में ही देख ली थी। मैं अपने पिताजी के इन क्रूर कार्यों के हमेशा ही खिलाफ रही हूँ। ये सुनकर सारे डाकू बहुत खुश होते हैं और राजकुमारी की मदद का आश्वासन देते हैं। लेकिन इससे पहले कि जग्गा डाकू कुछ करता, भैरव सिंह राजा मान सिंह की हत्या कर देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है और राजकुमारी को आजीवन कारावास में डलवा देता है। इधर डाकू के पास जब ये खबर पहुंचती है तो जग्गा डाकू कहता है, इसका मतलब राजकुमारी सही कह रही थी। अब समय आ गया है, साथियों, तख्ता पलट कर दिया जाए। उसी रात जग्गा डाकू अपने साथियों के साथ गुप्त रास्ते से राजमहल में प्रवेश करता है और भैरव सिंह के कमरे में घुस जाता है, जहां भैरव सिंह और सेनापति अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। बहुत हुआ जश्न भैरव सिंह, चलो अब तुम्हारा भी समय आ गया है। इससे पहले कि भैरव सिंह कुछ करता, सारे डाकू उसकी गर्दन पर तलवार तान देते हैं। सुबह होते होते ये खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल जाती है और जग्गा डाकू भैरव सिंह को चौराहे पर लाकर बांध देता है। इसके बाद पूरी जनता भैरव सिंह को चौराहे पर जूतियों और पत्थरों से मारती है। देखते ही देखते भैरव सिंह और सेनापति की मृत्यु हो जाती है और फिर जग्गा डाकू कारावास में जाकर राजकुमारी को मुक्त करवाता है। इसके साथ ही वो देखता है कि वहाँ हजारों कैदी हैं जो मान सिंह और भैरव सिंह की ज्यादती का शिकार थे। वो फिर सारे मासूम कैदियों को रिहा करता है। डाकू साहब, आपका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहिए कहिए। मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। जी, मैं डाकू हूँ और आप राजकुमारी। हमारा कहीं से कहीं तक कोई मेल नहीं है। आज आपने जो किया ना, वो एक सच्चे राजा का कर्तव्य है और मेरी नजरों में आपसे अच्छा राजा हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो आज एक राजकुमारी की हैसियत से मैं आपको इस राज्य का राजा नियुक्त करती हूँ। राज्य के सारे निवासी इस फैसले से पूरी तरह सहमत थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो भले ही एक डाकू था, लेकिन उसने हमेशा आम जनता के हित में ही सोचा और किया। उस दिन जग्गा डाकू अपने घर वापस जाता है और अपनी माँ और बहन से आशीर्वाद लेता है। उसकी बहन कहती है, वाह मेरे भाई, तूने जो कहा था तूने कर दिखाया। हाँ बेटा, हमें तुम पर गर्व है। कुछ समय बाद जग्गा डाकू यानी कि जगत की शादी राजकुमारी से हो जाती है और वो सुमेरपुर का राजा बन जाता है और वो बड़ी नेकी और ईमानदारी से शासन करता है और जनता का ध्यान अपने परिवार की तरह रखता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही अनोखे और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल फिज़बी टीवी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।